दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजीव कुमार पुनः उपस्थित हैं आपके समक्ष अनुस्वार मंच पर। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जिनको सब कोई जानता है और उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। सुरेश ऋतुपर्ण जी, नमस्कार। आज हम उनकी साहित्यिक यात्रा की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कुछ नई नई बातें। नमस्कार सर, स्वागत है आपका अनुस्वार मंच पर। हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमें समय दिया अपने बहुमूल्य समय में से। नमस्कार, आपसे मिलकर के बात करके भी अच्छा लगेगा, तो मैं आपका भी आभारी हूँ। धन्यवाद सर। तो हम इस चर्चा में आपकी साहित्यिक यात्रा के विभिन्न सोपानों पर बात करेंगे और लाजमी तौर पर पहला सवाल यही कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और किसकी प्रेरणा अगर कोई रही तो। ये ऐसा सवाल है कि जिसका उत्तर मैं कभी खोज नहीं पाया, क्योंकि ये कहना कि कब शुरू हुई बड़ा मुश्किल है। अगर इसको कब शुरू हुई कहूँ तो मैं तो कहूँगा कि जब मैं 8-9 साल का था तो मैं अपने बाबा के गोडाउन में जाता था, तो वहां बहुत सारी किताबों की रद्दी हुआ करती थी। हाँ जी। उसी को बैठ के पढ़ने लगता था। तब इतना अक्षर ज्ञान और सब मुझे हो चुका था कि मैं सब चीज पढ़ लेता था। बाबा के लिए रामायण महाभारत भी पढ़ता था। वाह वाह। तो उसी दौरान उन सब चीजों को पढ़ करके मेरे मन में कुछ उत्साह जगा था। और फिर जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ने के लिए मथुरा के चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में गया, तो वहां एक छोटी सी कवि गोष्ठी वगैरह कुछ हुई थी, तो मैंने ऐसी तुकबंदी करके कुछ सुना दी थी। वाह। इससे साहित्यिक यात्रा की शुरुआत नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक तरीके का बीज रोपण जिसे कहते हैं जी। कीड़ा जो साहित्य का होता है वो बचपन में लग गया था जी। वस्तुतः देखा जाए तो जिसमें थोड़ी सी गंभीरता आई या मैंने इसको साहित्यिक जीवन का एक शुरुआत है, वो तो सन 1965 में हिंदू कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद ही मानिएगा। तो अब तक मैंने जो बहुत सारी स्कूल के जमाने में करीबन 101 तुकबंदियां कर रखी थी, कविताएं लिखी थी, कभी चाचा नेहरू पर, कभी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर, वो सब चीजें चलती थी। लेकिन जिसे कहना चाहिए कि नई साहित्यिक यात्रा की शुरुआत का काम जो है वो कॉलेज में ही शुरू हुआ। तभी नई संवेदना से भी परिचय हुआ। उससे जो हम लिखते थे वो कवि सम्मेलनों में जो चीजें सुनते थे हम बचपन में, उस सबका असर हमारी कविताओं पे रहता था। जी जी। तरह की चीजें भी लिखी थी। जब मैं कॉलेज में आया था उससे पहले ये कविता लिखी थी, उसको पूरी तो याद नहीं, लाइन पढ़ देता हूँ। दिन भर बरसती रही घटा कुछ भी न हुआ, 2 गीत सुनाए मैंने तो भीग गया आंचल। तो इस तरह की कुछ चीजें लिखी थी। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में के हिंदू कॉलेज में, तो हमारे कॉलेजों में उस जमाने में विभिन्न कविता प्रतियोगिताएं होती थी जी। और वो बड़ी महत्वपूर्ण भी होती थी जी। मैं पहली कविता प्रतियोगिता के लिए किरोड़ीमल कॉलेज में गया था। अध्यक्षता क्षेमचंद सुमन की थी और हमारे मित्र बने बाद में गोविंद व्यास भी वहां गए थे और ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो हमने उस जमाने में ये भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो हमने कुछ ऐसी वीर रस की कविता सुना दी थी, लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं लिया गया, क्योंकि जो कविताएं थी वो नई कविता के मुहावरे में थी। तब तक हमें नई कविता का पूरा मुहावरा मालूम भी नहीं था। जी जी। उसके कुछ 2-4 महीने के बाद एक कविता प्रतियोगिता हुई और इंद्रप्रस्थ कॉलेज में। तो वहां पर जो निर्णायक थे उसमें भवानी प्रसाद मिश्र भी थे, इंदु जैन थी और भी लोग थे। तो वहां पर भी हमने एक कविता सुनाई थी, वो भी वीर रस की थी। माँ मैं तुम्हें लिख रहा हूँ सीमा से ये पाती, मैंने तुम्हारे दूध को नहीं लजाया है, सच कहता हूँ माँ मैंने बैरियों को चारों खाने चित्त गिराया है। इस तरह की कविता सुनाई। लेकिन फिर भी शब्द चयन बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन इसका भी कोई नोटिस नहीं लिया गया और जो कविताओं को पुरस्कार मिल रहा था उस पर हमने गौर करना शुरू किया। तब से मुझे याद है कि उसमें एक कविता सुनाई थी किसी एक लड़की ने कि कंडक्टर आकर पास पूछता है क्या पास है आपके पास। तो भवानी भाई ने इस पंक्ति पर, अनुप्रासिक पंक्ति पर, पास है पास,
पर बहुत जोर से ठहाका लगाया और फिर उससे कहा कि नहीं, एक बार फिर से सुनाओ। ऐसे तो फिर ऐसे ही एक कविता किसी लड़की ने सुनाई थी कि आज सुबह सूरज अंधा था, नाश्ते की मेज पर सब थे, एक तो इस तरह की जो नई संवेदना की कविताएं थी उनसे पहला परिचय हुआ। फिर वहां से बदलना शुरू किया कुछ या नहीं? हाँ, तो हमको लगा कि प्रतियोगिताओं में आना है तो ये मुहावरा हमें बदलना पड़ेगा। फिर उसी जमाने कॉलेज की लाइब्रेरी से मैंने नई कविता के बहुत सारे संग्रह पढ़े और उन सब से मैंने देखा कि ये जो पूरा शिल्पकार संवेदना का रूप बदल चुका है, ये एक नया वक्त आ गया है और ये नई कविता है। तब मैंने लिखना शुरू किया और मुझे तब ये भी पता लगा कि ये कुछ उपनाम भी होता है। मेरा नाम था सुरेश चंद्र अग्रवाल और मैं जब सुरेश चंद्र अग्रवाल नाम से कविता करता था तो देखा लोग अपने कुछ कुछ उपनाम भी रखते हैं। तो मैं तब सुरेश चंद्र लिखता था तो वो चंद्र चंचल जैसा हो जाता था। सोचा कि चलो सुरेश चंचल ही नाम रख लेते हैं। कुछ समय के बाद पता चला कि चंचल नाम के एक कवि पहले से ही मौजूद हैं, तो वो भी खारिज हो गया। मैंने अचानक मेरे हाथ में किताब लगी महाभारत की अंतरकथाएं। उसके अंदर मैं जब पढ़ रहा था तो मैं 3 नामों पे अटका, त्रिशंकु, अंशुमान और ऋतुपर्ण। ये अंतरकथाएं थी। मुझे लगा कि क्या सुरेश त्रिशंकु हो सकते हैं, सुरेश अंशुमान हो सकते हैं, सुरेश ऋतुपर्ण हो सकते हैं। तो अंत में जाकर के ऋतुपर्ण सही है, ऋतुपर्ण पर हम रुके। हमने कहा चलो इसका प्रयोग करके देखते हैं नाम के साथ। ये हस्तिनापुर कॉलेज, जो आज मोतीलाल नेहरू कॉलेज कहलाता है, एक कविता प्रतियोगिता हुई। 1966 का अंतिम महीना था शायद, और वो कब होगा वो तो खैर गूगल से आप भी खोज सकते हैं, मैं भी खोज सकता हूँ कभी। मुझे याद है एक घटना की, ये जो इजराइल के युद्धक विमानों ने काहिरा एयरपोर्ट पर खड़े हुए मिग के पूरे स्क्वाड्रन को भस्म कर दिया था जी। कर्नल नासिर बहुत नाराज थे और उन्होंने धमकी दी कि अब तो मैं देख लूंगा और स्वेज नायल को उड़ा दूंगा वगैरह वगैरह। और तब जब हम अखबार पढ़ते तो उसमें ऐसी खबरें होती कि अब बस तीसरा युद्ध शुरू होने वाला है। उस मनस्थिति में मैंने कविता लिखी थी, एक और मेघदूत। जितनी मुझे याद होगी मैं उतनी मैं सुना दूंगा। 1966 ठीक है सर। कहीं दूर से थके चले आते काले धुएं के बादल, मुझसे आ लिपट जाते हैं, मेरा चेहरा भयाक्रांत जाता है जी। लगता है कालिदास झूठा था, ऐसे ले जाते होंगे वे काले मेघ यक्ष का प्रेम संदेशा, कि ये काले बादल तो हर बार भय का ही संदेशा लेकर आए हैं मेरे नाम। भविष्य का युद्ध मेरे वर्तमान से आ चिपक जाता है, मैं देखता हूँ युद्धज पीढ़ी की नसों में भर दिया गया है बारूद और फेफड़ों में छिपा दिए गए हैं एटम बम। न जाने कब कहां से ऐसा ही कोई काला बादल उमड़ आएगा और धुएं में छिपी चिंगारी बारूद में घुस जाएगी। कहीं कोई नहीं, मैं असहाय भयाक्रांत। क्या बात। ये कविता मैंने 1966 में लिखी थी और हस्तिनापुर कॉलेज में मैंने सुनाई थी, तो मुझे पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। वाह। और दूसरी मजेदार बात थी, कविता बड़ी सारगर्भित है जी। उसके मजेदार बात ये थी, उसके निर्णायक मंडल में थे तार सप्तक के भारत भूषण अग्रवाल और उधर संक्रांत के कैलाश वाजपेयी। तो हमारी उम्र तब 17 साल रही होगी, 16 साल। तो ये लोग आए, फिर चाय पीते हुए और हमारे कंधे पे हाथ रखकर कैलाश जी बोले, अरे भाई ये ऋतुपर्ण नाम कहाँ से पाया? तो मैंने बताया कि साहब ऐसा ऐसा किया था, पहली बार आपके सामने इस नाम से कविता सुनाई है। तो उन्होंने कहा अच्छा बस अब तो ऋतुपर्ण चल गया। तो फिर भारत जी बोले और कितना लिखा है, क्या करते हो वगैरह वगैरह। फिर मुझसे बोले कि तुम कभी मेरे पास आना, साहित्य अकादमी में बैठता हूँ। और हमको तब ये नहीं मालूम था संजीव की साहित्य अकादमी क्या है, साहित्य कहाँ पर है। हम मथुरा से आए थे दिल्ली का, इतना ज्योग्राफिया भी नहीं मालूम था। और ये भी था कि ये बाद में पता चला कि तार सप्तक के कवि हैं, इतने बड़े कवि हैं, हम जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि हम क्यों मिलने आए, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो हम बहुत सालों तक नहीं गए।
फिर दो साल के बाद हंसराज कॉलेज की कविता प्रतियोगिता में फिर मुझे प्रथम पुरस्कार मिला और अध्यक्षता भारत जी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे उल्हाना दिया कि तुम आए नहीं, तुमसे मैं मिलने के लिए। तो बहरहाल मैं कहूंगा कि हिंदू कॉलेज में पढ़ते हुए सन 1965 से लेकर 70 तक के बीच के 5 सालों में जी मैंने बहुत कविताएं लिखी और बहुत पुरस्कार भी पाए। और उस जमाने में कुछ ऐसा हो गया था कि अगर हम वहां पहुंच गए हैं तो बाकी के प्रतियोगी ये सोचते थे, लो अब तो ये आ गया ना, अब कुछ नहीं मिलने वाला। और बहुत ही मजेदार घटना भी घटी थी, जब मैं हमें प्रीवियस में था शायद, आप जानते हैं बीबीसी की हिंदी प्रमुख होकर रिटायर हुई थी अचला शर्मा जी, और भारत भूषण अग्रवाल की ही लड़की थी अर्पिता अग्रवाल। इन दोनों की टीम दिल्ली श्री राम कॉलेज से आती थी और हम इनको हर बार हरा देते थे। तो एक दिन एक कॉलेज की उसमें प्रतियोगिता में अचला शर्मा बड़े गुस्से में आई और बोली, देखो सुरेश, या तो तुम आना छोड़ दो या हम आना छोड़ देंगे। ये क्या बात है कि हम आते हैं और हम तो ऐसे ही लौट जाते हैं, तुम सारे पुरस्कार ले जाते हो। तो मैंने हंस के कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं संन्यास लेता और मैं कविता प्रतियोगिताओं में नहीं आऊंगा। तो ये इस तरह का एक चल रहा था, लेकिन इसके साथ सीरियस चीज भी चल रही थी। जैसे कि हम लोगों के जो मित्र मंडली वहां बन गई थी, उसमें श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एक बड़े कविता लिखने वाले थे महेश मिश्र, हमसे 1 साल सीनियर थे और बड़ी मैच्योर कविताएं वो लिखा करते थे। वो और एक हंसराज कॉलेज में थे डॉक्टर सुखबीर सिंह, जो डॉक्टर तो बाद में बने सुखबीर सिंह। हम 3 लोगों के बीच में एक अच्छी मित्रता हो गई। तब हमने 66-67 के दौरान एक प्रज्ञा संगोष्ठी नाम से संगोष्ठी की शुरुआत की थी और उसके अंतर्गत फिर सोचा कि हम लोग एक दिल्ली विश्वविद्यालय कविताब्द नाम से कविता वर्ष, 1 साल के अंदर जो हम सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग लिख रहे हैं उन सब की रचनाओं का एक संग्रह छापेंगे। अच्छा। और दिल्ली विश्वविद्यालय कविताब्द थोड़ा लंबा है, इसको शॉर्ट कर देते हैं, तो फिर हमने उसका शॉर्ट नाम रखा दिविक। और आज जिस दिविक रमेश को आप जानते हैं, हाँ, दिविक के अंदर छपने वाले कवि थे रमेश शर्मा। हाँ, रमेश शर्मा नाम था, अपना नाम रख लिया दिविक रमेश, वो जो दिविक में छपे थे। तो वो 1970 में छपा था और उसका विमोचन करने के लिए राधाहरी सिंह दिनकर जी आए थे। बहुत अच्छी गोष्ठी हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टैगोर हॉल में, और शमशेर बहादुर सिंह भी थे, नगेन जी थे, स्नातक जी थे, तो सारे लोगों का आशीर्वाद हम लोगों का था। तो 1970 में ये हम लोगों का सहयोगी प्रकाशन आया था लोक भारती से। तो इस तरह से ये चीजें समानांतर चलती रहीं। कविता प्रतियोगिता एक चीज थी, लेकिन उसी के साथ साथ पैरेलल हमारी बहुत सारी गोष्ठियां भी शुरू हो गई थी। पैसे नहीं थे उस जमाने में, तो क्या हम लोगों ने तय किया कि इस गोष्ठी करेंगे, चाय पानी चाहिए, 2-4 लोग भी आएंगे, तो क्या करना चाहिए। तो फिर ये हुआ संजीव जी की जो जिस कॉलेज में पढ़ रहा है और अपनी साहित्य सभा का सेक्रेटरी वगैरह है, तो वो अपनी साहित्य सभा के अंतर्गत ये गोष्ठी बुला लेगा। तो इस तरह से हिंदू कॉलेज में मैं था, हंसराज कॉलेज में सुखबीर जी थे, बाद में शैलेंद्र हो गए वहां पर, राम कुमार शर्मा थे किरोड़ीमल कॉलेज में, और ये आपके जो फिल्मों में चले गए थे बाद में दिनेश ठाकुर, ये भी वहां थे, और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में थे, और लेडी श्री राम में अर्पिता वगैरह थी। तो ये सब लोग हम अलग अलग कॉलेजों में प्रज्ञा गोष्ठियां किया करते थे। तो इन सब का एक समूह बन गया, और एक नया मुहावरा उस जमाने की युवा पीढ़ी का हम लोगों को बनने लगा था और काफी अच्छा रहा। उसी दौरान हम लोगों ने एक कहानी संग्रह निकाला था समीकरण नाम से, और उसके अंदर हम 3 लड़के और 3 लड़कियां का एक ग्रुप बना था। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि प्रेम जन्मेजय तब हिंदू कॉलेज में प्रीवियस में आ गए थे, वो पहले हसनापुर कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो उनकी कहानियां शुरुआत में वहीं उसी में छपी सबसे पहले। और एक थे पवन माथुर, गिरजा कुमार माथुर जी के लड़के, ये रामजस में केमिस्ट्री पढ़ाते थे, कविताएं लिखते थे, कहानियां लिखते थे, कविताएं भी लिखते थे, और मैं हिंदू कॉलेज से सुरेश। तो इस तरह से हम 3 थे, और उधर लड़कियों में अचला बहुत अच्छी कहानियां लिख रही थी उस जमाने में, और वो कहानीकार के रूप में ज्यादा जानी भी जाती है, अर्पिता लिख रही थी, और एक दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाती थी विजय सुषमा, जो बाद में हमारे मित्र कर्ण सिंह चौहान की पत्नी भी बनी और दुखद मृत्यु भी हो गई कुछ समय के बाद उनकी। तो उनकी कहानी, इस तरह से हम
6 लोगों की 12 कहानियों का ये संग्रह समीकरण छपा था। और जब इसका अनुबंध पत्र बन रहा था तो उस गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने वाले जो एक व्यक्ति थे उस जमाने के, उनका नाम था दया प्रकाश सिन्हा। साल पुरानी बात है, तो वो भी हम लोगों को मानने चाहने वाले लोगों में से थे। इस तरह से चीजें हमारी चल रही थी। और महेश मिश्र तो मैंने जिक्र किया आपको, मुझे उनकी 2-3 पंक्तियां याद आ रही, मैं आपको बताऊं तो आपको अंदाजा लगेगा कि अच्छा आज से 50 साल पहले हमारे ग्रुप के लोगों की क्या काव्य संवेदना रही होगी उस जमाने में। जैसे उनकी कविता थी, हम वो पांडव नहीं जिनके लिए किसी लाक्ष ग्रह की परिणति द्रौपदी के वर्ण में होती है, हम तो वो अश्वत्थामा है जिन्हें अपने मस्तिष्क के रिश्ते हुए घावों सहित जीना है। ओह क्या बात, कविता थी उनकी। ऐसे ही एक उनकी और कविता की पंक्ति मेरे दिमाग में अटकी हुई है, वो है, एक आईना है जो न चटक पाने की मजबूरी में धुंधलाता ही जाता है। इस तरह के हम नए नए जो बिंब थे हम उनको थे। लेकिन संजीव जी, हम लोगों का दुर्भाग्य ये था कि हम लोग किसी विचारधारा के साथ बंधे नहीं थे। और वो युग वो था 70 के आसपास, जब डॉक्टर नामवर सिंह आलोचना के संपादक थे और पूरे कविता के पूरे संसार को नियंत्रित करने लग गए थे। और जो हमारी मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों की कविताएं और उन सबको ही महत्व मिल रहा था। हम लोगों की तरफ इन लोगों का नोटिस था नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि हमको इन लोगों ने पीछे फेंकना भी शुरू कर दिया था। इग्नोर करना जिसे कहना चाहिए। तो जो ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए उस नई पीढ़ी को, उसमें रुकावटें आ रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था। धर्मवीर भारती जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे लोग, रमानाथ अवस्थी, सुरेंद्र तिवारी जी, इन सब लोगों का स्नेह हमें मिल रहा था। युववाणी की तब शुरुआत हुई थी और युववाणी पर हम लोगों की कविताएं लगातार आती थीं और रमानाथ जी उनको करते थे। और युववाणी की जो एडवाइजरी काउंसिल थी, जब मैं प्रीवियस में था, मैं उसका एक मेंबर भी बनाया गया। और हम लोग आई के गुजराल से ही उलझ पड़ते थे कि आपकी भाषा नीति रेडियो के लिए ठीक नहीं है। तो युववाणी पर भी हम लोगों ने बहुत परिवर्तन हम लाए थे। और युववाणी की शुरुआत से मैं उससे जुड़ा हुआ था जी, जिसे व्यक्ति हम कहना चाहिए रमानाथ जी के साथ। तो वो बड़े अच्छे संस्कार और परिष्कार करने वाले दिन थे हम लोगों के लिए। लेकिन बस अगर हम जुड़ जाते वामपंथी विचारधारा के लोगों के साथ तो शायद कुछ और यात्रा होती, लेकिन वो हमने किया नहीं उस तरह का कोई भी समझौता। तो ये सब का फल हम लोगों को आज तक भोगना पड़ रहा है कि असल में किसी विचारधारा के साथ बंधने से सीमितता भी तो आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। वो सीमितता हम नहीं चाहते और आज तक नहीं चाहते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि साहित्यिक संस्कार के अंदर ये जो एक तरीके का पूरा फ्रेमवर्क बन जाता है कि तुम मेरी कविता को आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी को बढ़ाऊं, तुम्हारी रचनाओं को बढ़ाता हूं, ये आज भी है, प्रकाशकों में भी है। आज तक हमारी कविता हम छापने के लिए किसी प्रकाशक को देते हैं तो ये सुनने में आता जी कविता नहीं बिकती है। फिर औरों की कैसे बिक जाती है भाई, कैसे छापते हो? तो एक तरह का रेजिमेंटेशन हिंदी जगत में बहुत ज्यादा है। लेकिन उसकी परवाह कभी की नहीं, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं इस सब के लिए थी, बहुत सीमित थी। हमें अपने रचना कर्म पर ही ध्यान देना था और लगातार हम लिखते रहे और मैं कहूंगा हम ग्रो करते रहे और नई ताजगी हमारी कविताओं में बनी रही। और सबसे आश्चर्यजनक बात संजीव जी बस यही है कि अगर 70 के आसपास जब हम जो लिख रहे थे उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स देते ये हमारे बड़ी पीढ़ी के लोग और उसको महत्व देते, तो आज मैं या मेरे आसपास के बहुत सारे लोग आज के सबसे बड़े कवियों में उन लोगों का नाम होता। आप ये देखिए, आपको मैं बताता हूं, मैंने लिखी थी 69 में और वो कविता थोड़ी मुझे याद अगर आ गई तो मैं आपको सुनाता चला जाऊंगा। हमारे पास बाण हैं पर वे यूं ही प्रत्यंचा पर चढ़े ही चढ़े रह जाते हैं हर बार। लक्ष्य उन्हें कोई मिला नहीं और ना ही उन्हें लक्ष्य खोजने दिया जाता है। वे आते हैं अतीत का गट्ठर उठाए, हमारे सामने आ खोल कर बैठ जाते हैं, कथावाचक की तरह सुनाते हैं गीता महाभारत और गुनगुनाते हैं
एक धनुर्धर अर्जुन भी था। हमारे अंगूठे तिल मिलाते हैं, उद्यत होते हैं छोड़ने को बाण, लक्ष्यहीन पर वे भटक कर शीघ्र ही लौट आते हैं तरकश में। अर्जुन सुनो, धनुर्धर तुम भी थे और धनुर्धर हम भी हैं। सौभाग्य से पर तुम्हें लक्ष्य मिल गए और हम लक्ष्य न खोज पा सकने की विवशता में रीतते ही चले जा रहे हैं। हमारे अंगूठे कटे नहीं हैं, हमारे धनुष की प्रत्यंजा भी ढीली नहीं है और हमारे बाण भी उतने ही नुकीले हैं, पर हमें तो बांध दिया गया है लौ जंजीरों से जिनमें नुकीले कांटे जड़े हैं। तनिक हिलने पर ही जो गहरे धंसते चले जाते हैं हमारे जिस्म में। हम वो असफल धनुर्धर हैं जिन्हें मालूम है उनकी नियति क्या है। हमें तो बस प्रतीक्षा है, हमें कब फेंका जाएगा उन अंधे बियाबानों में जहां हमने सीखी थी धनुर्विद्या और अपने नुकीले बाणों से बींदी थी काठ की चिड़िया की आंख। हमें मालूम है वही काठ की चिड़िया अब हमारी आंखों को नोच नोच कर खाएगी और अपने विजय के उल्लास में विजय गीत गाती टूटी टांगों पे लंगड़ा लंगड़ा कर नाचेगी। तब शायद हमारे अंगूठे छोड़ेंगे बाण लक्ष्यहीन। लक्ष्य ने पहले भी नहीं मिला था और अब हमारी अंधी आंखें लक्ष्य खोज नहीं सकती। पता नहीं उनके लक्ष्य कौन बनेंगे। ये सन 1969 में मैंने लिखी थी। अगर समय गिने तो लगभग 50 साल ऊपर हो गए, लेकिन आज भी वैसी स्थिति नहीं है हमारी युवा पीढ़ी के साथ। उन लोगों को लक्ष्य ही नहीं खोजने दिया जाता और सही बात है, बल्कि लक्ष्य भ्रष्ट कर दिया जाता है। लक्ष्य भ्रष्ट भी करते हैं और उसके अलावा जो अग्रज पीढ़ी के लोग हैं वो यही कहते रहते हैं तुम निकम्मे हो, उत्तरदायित्वहीन हो, कुछ नहीं कर सकते हो। यही सब सुन सुन करके हम लोग आगे चलते हैं और अपनी नई पीढ़ी को कोई संस्कार नहीं दे पाते हैं। एक आपकी अनुमति से मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा जो कुछ इन्हीं संदर्भों में हम। हाँ सुनाइए। अंधेरी रात में तुम्हारा अवतरण बेल की चहर दीवारी में कुछ यूं ही था जैसे मन के अंधेरों के बीच इस देह की जेल में स्व की बेड़ियों में कैद आत्मा में जन्म लेता है कोई प्रकाश। वाह। जाग उठती है चेतना, सो जाते हैं काम क्रोध मदलोह के सभी पहरेदार, खुल जाती है नकारात्मकता की सभी जंजीरें और कोई वासुदेव सा लेकर चल पड़ता है हमें एक नए लक्ष्य की ओर। क्या बात है। तुम्हारे जन्म की घड़ी में सुनता हूं एक अनहद संगीत, जैसे तुम्हारे राज का रंग गूंजने लगता है तुम्हारी गीता के स्वर, गूंजने लगते हैं तुम्हारी गीता के स्वर, बहने लगती तन मन में नई ऊर्जा। सपनों की महाभारत में लगता है मुझे भी उठाना होगा गांडीव। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा। सपनों की महाभारत में लगता है मुझे भी उठाना होगा गांडीव। आओ आओ एक बार सच, एक सेकंड। खुल जाती है नकारात्मकता की जंजीर और सभी जंजीर और कोई वासुदेव सा लेकर चल पड़ता है हमें एक नए लक्ष्य की ओर। तुम्हारे जन्म की घड़ी में सुनता हूं एक अनहद संगीत, जैसे तुम्हारे रास का रंग गूंजने लगते हैं तुम्हारी गीता के स्वर, बहने लगती है तन मन में कोई नई ऊर्जा। सपनों की महाभारत में लगता है मुझे भी उठाना होगा गांडीव। आओ कृष्ण एक बार मिला दो अपने शंखनाद का स्वर कि तुम्हारे सानिध्य में मैं भी जीत लूं अपनी महाभारत जी, तुम्हारे सानिध्य में मैं भी जीत लूं अपनी महाभारत और पालूं तुम्हारे विराट रूप का दर्शन। बस एक बार बन जाओ मेरे भी सारथी कृष्ण, बता दो मुझे कि कैसे जीतूं मैं भी विराट योद्धाओं से भरी ये विशाल सेना। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा है। बताओ क्या लिखा है मेरे कर्तव्यों की सूची में। तैयार हूं अब मैं भी बनकर तुम्हारा अर्जुन, जाग उठी है मेरी चेतना भी और मेरा विश्वास। बहुत अच्छा है संजीव जी, बहुत सुंदर है और ये हमारे मिथकों के प्रयोग से कविता बहुत गहरे अर्थ लेती है जी सर, कामिक हो जाती है। तो ये सब बहुत ही अच्छा है। आपसे हम बात कर रहे हैं और चर्चा चल रही है, अब आप कोई हमसे सवाल करें तो अच्छा लगे। आपने काव्य विधा के अतिरिक्त क्यों कौन कौन सी विधाओं में काम किया? मैं एक लक्ष्य भ्रष्ट आदमी हूँ।
कैसे कहते हैं? मेरा लक्ष्य कविता ही होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा पूरा जो वितान है सोच का वो कविता में ही अटका है। लेकिन मैं फोटोग्राफी की तरफ मुड़ गया। अरे बहुत अच्छी चीज है। हाँ, तो आजकल मैं एक काम कर रहा हूँ कि मेरी जो कविताएं हैं 50 साल की, और 50 साल की मेरी जो फोटोग्राफी है, उसके बीच में ऐसी न जाने कितने फोटोग्राफ्स हैं और न जाने कितनी कविताएं जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती हैं। कविता कभी लिखी गई, फोटो कभी खींचा गया, लेकिन अगर उन दोनों को अगर मैं आपके सामने रख दूं तो आपको लगेगा कि ये इस फोटो को देख करके या दृश्य को देख करके ही आपने कविता लिखी होगी। तो इस तरह भी काम मैं कर रहा हूं अभी। तो फोटोग्राफी शुरू हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरा भटकाव हुआ वो हुआ विदेशों में हिंदी प्रचार प्रसार के कार्य के कारण। हमारे विदेश मंत्रालय में एक हिंदी ऑफिसर थे, बच्चू प्रसाद सिंह। ये हरवंश राय बच्चन के बाद ओएसडी हिंदी बने थे, और मेरा सन 71 में इनसे परिचय हुआ। कुछ समय के बाद ये मुझको बार बार ये कहते रहे कि रितपन, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम विदेश मंत्रालय ज्वाइन करो। तो मैं उनसे कहता था कि नहीं, मैं हिंदू कॉलेज नहीं छोड़ूंगा, मुझे पढ़ाने में ही आनंद आता है, 10 से 5 की नौकरी मुझे नहीं करनी। तो वो हंसते थे, फिर बोले अच्छा तुम मेरे साथ काम करो। तो हम बहुत मिलते थे उनसे, साउथ ब्लॉक जाकर के उनके कमरे में बैठते थे। जब सन 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो उसके सूत्रधारों में से बच्चू प्रसाद सिन्हा थे, जो विदेश मंत्रालय में इंदिरा गांधी जी के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे थे। तो लगभग नागपुर के विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए हमने उनके साथ 6 महीने पहले से काम शुरू किया था। तो मैं कह सकता हूं कि विश्व हिंदी सम्मेलनों की आज जो परंपरा है उसके अंदर मैं भी एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत से जुड़ गया था। और नागपुर के सम्मेलन में बोलने वालों में सबसे यंग, सबसे युवा व्यक्ति मैं ही था। और मौका ऐसा हुआ कि धर्मवीर भारती जी ने मुझसे कहा कि तुमको युवा मानस और आज का विश्व संकट पे जो मूल्यगत संकट है उस पर तुमको बोलना है। तो मैं उस मंच पे था जिसपे विष्णुकांत शास्त्री और जिसका सम्मेलन अभिमन्यु अनंत, राजेंद्र यादव, कौन उस वक्त का बड़ा लेखक नहीं था जो वहां मौजूद था। कमलेश्वर उसका संयोजन कर रहे थे, और वो मेरा नाम ही लेना भूल गए क्योंकि वो मुझे पहचानते नहीं थे। अरे आखिरी आदमी को बुलाने लगे तो भारती जी ने कहा, अरे भाई कमलेश्वर को क्यों नहीं बुला रहे? बोले कहाँ है? बोले बैठा तो है यहाँ पर। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया। तब तक कितना मैं उखड़ गया था कि ये क्या, इतने 3 घंटे से गोष्ठी चल रही है, अब लोग बोर हो गए होंगे भाषण सुनने के। तो मैंने ये जो कविता आपको सुनाई, बाण ये लक्ष्मी, मैंने वहां सुना दी। अरे हाँ। मैंने कहा कि युवा का ये एक रूप है। तो मुझे अच्छा उसका रिस्पांस मिला, बहुत ज्यादा अच्छा मिला कहना चाहिए। भारती जी ने फिर वो कविता धर्मयुग में भी छापी। तो इस तरह से चीजें चलती रही। तो मेरा क्या हुआ कि बच्चू प्रसाद जी का ये कहना था कि देखो, कॉलेजों में सूर तुलसी प्रसाद पढ़ाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन आज प्रवासी भारतीयों के देशों में और विदेशों में हिंदी का काम देखने वाले लोग नहीं हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में आगे आओ जी। तो धीरे धीरे मैं विश्व हिंदी सम्मेलनों के क्रम से भी जुड़ा, उनके आयोजनों से भी जुड़ा, और अंत में बच्चू प्रसाद जी के आग्रह पर, कहने पर मैं सन 1988 में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में एक डिप्लोमेट के रूप में गया। वहां से मेरी एक राजनयिक यात्रा भी शुरू हुई, और ट्रिनिडाड की यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज में मैं पहला ऑनरेरी प्रोफेसर था जिसने वहां हिंदी का प्रोग्राम शुरू किया, और जो आज तक चल रहा है। तो उसके बाद फिर मुझे जा गया। मैंने कहा विदेशों में आपकी जो हिंदी की यात्रा रही, उसे कैसा कहेंगे आप? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था जीवन का, क्योंकि हम भारत में बैठ के ये नहीं सोच सकते कि बाहर हिंदी के प्रति कैसी लोगों की ललक है, उनका क्या सोच है, और हिंदी का वो दुर्भाग्य उनके वहां चलता रहा, और उसके बीच में उन्होंने किस तरह से भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा और अपनी भाषा को जिंदा रखने की कोशिश की। मॉरिशस भाग्यशाली था क्योंकि वहां पर जो सत्ता आई थी वो प्रवासी भारतीयों के हाथ में आई थी, भारतवंशियों के हाथ में आई थी, तो वहां हिंदी बची रह गई। लेकिन ट्रिनिडाड में, गयाना में, इन देशों के अंदर जो पावर आई वो ब्लैक पावर थी,
जो अफ्रीकी समाज के लोग थे उनके हाथ में सत्ता आई थी, उन लोगों ने धीरे धीरे करके हिंदी को करिकुलम से निकाल दिया, क्योंकि वो मानते थे कि हिंदी इन भारतवंशियों की एकता की भाषा है, इनकी सांस्कृतिक भाषा है, इसलिए इसको मारो ताकि ये लोग विजातीय हो जाएं। तो इन देशों में ये जो है हिंदी को गायब करने की प्रयास होता रहा। सूरीनाम के अंदर डच लोग आए, लेकिन डच लोग उतने जालिम नहीं थे, तो सूरीनाम में भी थोड़ी बहुत हिंदी बची रह सकी। इस तरह से हम फिजी में भी तो कम। जी, मैं वो बताने जा रहा था। फिजी के अंदर भी जब सत्ता आई थी तो वहां जो पहले प्रधानमंत्री बने थे रातुमारा, वो प्रवासी भारतीयों के प्रति उदार थे। और दूसरी बात ये थी कि तब तक फिजी के अंदर, फिजी सबसे बाद में आजाद हुआ 1970 में, तो वहां पर हिंदी अपनी बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी थी। और उन प्रवासी भारतीयों का असर भी बहुत था रातुमारा पे, क्योंकि उनकी संख्या 55-56% थी तब जब आजादी मिली थी। तो रातुमारा ये जानते थे कि डेमोक्रेसी के अंदर वोट लेना होगा, तो इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, काम भी नहीं चलेगा। तो फिजी अपना अकेला देश बना उस जमाने में, जिसकी पार्लियामेंट की भाषा भी हिंदी है। वाह, वहां अंग्रेजी, ये मुझे नहीं पता था। हिंदी और हिंदी बोल सके। मॉरिशस में भी नहीं है। मॉरिशस में पार्लियामेंट की भाषा अंग्रेजी है, इलीट लोगों की भाषा फ्रेंच है, और आम बोलचाल की भाषा क्रियोली है, और जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो भोजपुरी मिश्रित हिंदी बोलते हैं। तो इस तरह से ये भाषा का खेल भी चलता है। लेकिन ट्रिनिडाद के सामने समस्या बहुत भारी थी, क्योंकि भारतीयों में भारत के लिए इतना प्रेम है संजीव जी कि वो वहां जाकर के आप महसूस कर सकते हैं। महसूस करें, ठीक बात। वो भारतीय संस्कृति के लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य से जब उनकी भाषा चली गई तो उनको होश आया कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने फिर अपनी संस्कृति को कसके पकड़ लिया और सबको बहुत ध्यान से वो कर लगे। और आज वहां पर रामायण के 9 दिन के महायज्ञ होते हैं। रामायण की चौपाई पढ़ता है पंडित, लेकिन जन समुदाय उसका अर्थ नहीं जानता, इसलिए उसका पूरा प्रवचन फिर अंग्रेजी में होता है, लेकिन उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति बची रही। ये बहुत हिंदू धर्म बचा रहा उन लोगों। और मैं आपको एक बड़ी मनोरंजक घटना बताता हूँ। 1988 में मैं पहली मेरी दिवाली पड़ी ट्रिनिडाद में, तो मैंने अपने घर के आगे मोमबत्तियां वगैरह जला करके, जैसे हमारे यहाँ परंपरा है दीपदान की, उस तरह का मैंने किया था। तो मेरे पड़ोस के एक सज्जन आए और मुझसे बोले, बुजुर्ग थे, भोला महाराज, डॉक्टर ऋतुपर्ण ये क्या हो रहा, व्हाट इज दिस? आई एम सीइंग दीज कैंडल्स टुडे। बोले, यस, टुडे इज दिवाली, सो आई लिट ऑल दीज कैंडल्स। आई एम सेलिब्रेटिंग दिवाली। That's what I am asking you. Why you are lighting these candles? Today is Diwali. This is not our way. We should light diyas. तो मैंने कहा कि मैं तो भारत से बहुत दूर हूं, मुझे दिया यहाँ कहाँ मिलेंगे, इसलिए मैंने मोमबत्ती लगा दी। तो बोले, अच्छा ठीक है। तो चले गए और आधे घंटे के बाद आए, पूरा बैग भर करके दिए लाए, माचिस लाए, और सारी मोमबत्तियां उन्होंने अपने बच्चे, नाती पोते सबको पकड़ लाए थे, सबको हटा करके वहां पे दिए लगाए, तेल लगाए, भरा उसमें, और इस तरह से वहां दिवाली हुई। इससे पता लगता है कि उन लोगों के मनों में भारतीय संस्कृति को अपने प्राचीनतम रूप में बचाकर रखने की एक उद्दाम लालसा है, ललक है। इसी प्रवासी भारतीय, मैंने कहा प्रवासी भारतीयों के साहित्यिक योगदान को आप कैसे उल्लेख करना चाहेंगे हिंदी में? क्या पर्याप्त है? ये एक लंबी बहस का नहीं, ये एक लंबी बहस का रूप है। प्रवासी साहित्य के नाम पर जो हो रहा है वो गड़बड़ झाला है। अच्छा, मैं मानता हूं कि जिन लोग पुरखे विदेशों में गए और वहां रहकर उसी की भूमि से उन्होंने संस्कार पाए, उन लोगों ने जो लिखा वो मैं उसे प्रवासी साहित्य मानता हूं असली। जैसे कि अभिमन्यु अनंत हैं, राज हीरामन है, रामदेव धुरंधर हैं, पूजानंद नेमा हैं मॉरिशस के। इन सारे लोगों ने जो चीजें लिखी हैं वो प्रवासी साहित्य के अंतर्गत माननी चाहिए। फिजी के कमला प्रसाद मिश्र हैं, सोमदत्त बखोरी है मॉरिशस के, ब्रजेंद्र भगत मधुकर है। इन सब लोगों की रचनाएं प्रवासी के क्रम में आती हैं।
लेकिन जो लोग आजादी के बाद भारत से नए भविष्य की तलाश में विदेशों में गए और वहां बस गए और विदेश में रहते हुए उन्होंने जो रचनाएं की, आज उन सबको प्रवासी साहित्य कहा जाने लगा है। सही बात। आज शर्मा जो लिख रहे हैं लंदन में बैठ के, तो वो प्रवासी साहित्य हो गया। जय वर्मा लिख रही हैं, दिव्या माथुर लिख रही हैं, ये सब प्रवासी साहित्य हो गया। लेकिन मैं 17 साल विदेश में रहा हूं, मैंने भी वहां लिखा है, तो क्या वो सब भी मेरा प्रवासी साहित्य कहलाएगा? यस, है जो आपकी बात में सार्थक कहा जा सकता है कि जो लोग थोड़े समय के लिए गए तो क्या वो भी प्रवासी कहे जाएंगे? जी, मैं कहता हूं वहां अगर बस भी गए तो आपका पूरा जो संस्कार है, जो आपकी साहित्यिक संवेदना का निर्माण है, वो उस तरह से नहीं है। तो प्रवासी साहित्य जो शब्द है उसको आप सिर्फ उन लोगों तक सीमित रखिए जिनके पुरखे विदेश में गए, उन्होंने वहीं रह करके हिंदी के लिए जद्दोजहद की और लिखा। आप हम जैसे लोग जो बाहर जाते हैं आते हैं, उनके लिए भारत से बाहर लिखा जाने वाला साहित्य, भारतेतर साहित्य जैसी कोई संज्ञा चलानी चाहिए। हाँ। प्रवासी साहित्य उससे गड़बड़ झाला होता है। ठीक कह रहे हैं। मेरा ये कहना है तो कि सही संदेश नहीं जाता। जी हाँ, ऐसा कौन सा साहित्यकार है आज दुनिया का बड़ा जो प्रवासी नहीं है? वे स्नाइपॉल ट्रिनाड से आए थे, वो भी तो प्रवासी थे। अफ्रीका के जिस साहित्यकार को नोबेल प्राइज मिला है, वो भी से चल करके आया, वो भी तो प्रवासी है। और हमारे कालिदास भी तो अपने वन प्रांतर को छोड़ करके उज्जैनी चले गए, तो वो भी तो प्रवासी हैं। तो क्या हम कालिदास को प्रवासी साहित्यकार कहें? तो ये एक बड़ी डिबेट है कि हम किसको प्रवासी माने। आप अगर देखें, कल्पना करें तो धर्मवीर भारती भी इलाहाबाद से चल करके बंबई आ गए राजेंद्र यादव प्रवासी हो गए, तो ये सारे ही प्रवासी हैं। तो प्रवासी होना अपने आप में एक ऐसी चीज है कि हर आदमी प्रवास पे निकला हुआ है। उस वक्त में कोलंबस भी कभी प्रवासी था, कभी वास्को डी गामा भी प्रवासी थे, सब चलकर और उन्होंने नए दुनिया को बसाया है। तो इस संज्ञा पर हमको विचार करना चाहिए कि हम किसे प्रवासी कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज सन 2010 में ज्ञानोदय में मेरा एक बड़ा लेख छपा था, प्रवासी साहित्य कितना प्रवासी, उसको लेकर के बहुत हंगामा मचा था। लेकिन लोग तो अपने राग अलापते रहते। जैसे कि संजीव जी, मैं एक बात कहता हूं, जो सोना है वो अगर हिंदुस्तान में बना है या उसका गहना बना है और वो लंदन गया, और अगर वो 24 कैरेट में बना या 22 कैरेट में बना है, तो लंदन में भी 22 कैरेट रहेगा, दिल्ली में भी 22 कैरेट रहेगा और अमेरिका में भी 22। तो उसका 22 कैरेट होना उसकी अपनी एक योग्यता है। तो मैं मानता हूं कि कोई भी साहित्य अगर साहित्य है तो वो साहित्य पहले है। प्रवासी साहित्य कहकर के हम उसको महिमा मंडित करके उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कुछ ज्यादा महान हो गया, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हर साहित्यकार बड़ा साहित्यकार है, चाहे वो लंदन में लिखे, अमेरिका में लिखे। अगर उसके साहित्य के अंदर प्योरिटी है, 24 कैरेट है, तो पूरी दुनिया में अपने महत्व को बनाएगा, ना कि इस अमेरिका में लिखा गया। उस कविता के नीचे अगर लिखा हो कि मैंने न्यूयॉर्क में लिखी है, तो वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगर वो कविता न भी हो तो ये सोच ही गलत है, ऐसा मेरा मानना है। मैं सहमत हूं आपके बात से। जी। अब ये सवाल आता है कि आजकल जो साहित्य सृजन हो रहा है उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं, गुणवत्ता के आधार पर? और दूसरी चीज ये कि इतना अधिक साहित्य होने के बावजूद पाठकों का कोई ज्यादा जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में? की राय तो मैं आपको क्या कहूं, मैंने बहुत शुरुआत में आपसे कही कि जो साहित्य के क्षेत्र में दुर्भिसंधियां हुई, ये निकला कि पाठक खत्म हो गया। हम लोग अपने बचपन के दिनों में साहित्यिक संस्कार पाया तो हमने कुशवाहा कांत भी पढ़ा, गुलशन नंदा भी पढ़ा। हम लोगों ने इब्ने शफीक के जासूसी उपन्यास भी पढ़े, जब हम 6ठी 7वीं क्लास में थे तब पढ़े थे। प्रेमचंद भी पढ़ा तो शरद चंद्र भी पढ़ा था। और इन सबको पढ़कर के हम लोगों में एक साहित्यिक संस्कार का आदान प्रदान हुआ चला। लेकिन आने वाले लोगों ने, खासतौर से वामपंथियों ने, तो मान लिया कि गुलशन नंदा लेखक ही नहीं, कुशवाहा कांत लेखक ही नहीं है। तो जो रीडेबिलिटी का गुण है, जो पढ़ने से जो सुख मिलता है, उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। इनके लिए साहित्य वही था जो पार्टी लाइन पे चलता है, जिसमें हंसिया हथौड़ा है, वही साहित्य है।
और उसका परिणाम ये हुआ कि पाठक को पढ़ने का आनंद ही खत्म हो गया। बेबाक बात कह रहे हैं, बहुत सही। कविता में जो राग तत्व है, उस राग तत्व की विदाई कर दी इन लोगों ने। इन लोगों ने कहा कि नहीं, विचार महत्वपूर्ण है, विचार कभी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, युग बदलते ही विचार बदल जाता है। हाँ, गतिशीलता है उसमें, तो डायनामिज्म। विचार बाहर की चीज है, वो किसी भी तरह बदल सकता है, नए विचार आ सकते हैं, लेकिन जो राग तत्व है वो मनुष्य मात्र की अपने अंदर की चीज है, उसकी इयत्ता अस्तित्व है उससे। तो हम राग तत्व को अगर खत्म कर देते हैं तो साहित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि साहित्य आखिर हमारे जीवन से ही निकलता है जी। तो इसलिए जो आज पाठक नहीं है हमारे सामने, उसमें पाठक की गलती नहीं है, गलती इस बात की है कि हम उसे क्या दे रहे हैं। और आज किताब छपाना इतना आसान हो गया है कि हर अरे गहरा नत्थु खैरा जो है पैसे देकर किताब छपा लेता है और आपके ऊपर दबाव डालता है कि आप उसे पढ़ें और उसे लेखक माने। तो उस सबसे भी क्षरण हो रहा है। चुनाव कहाँ रह गया है? किसके पास चुनाव रह गया है? प्रकाशक सोचता है कि मुझे पैसा मिल रहा है, मैं छाप दूं। पाठक सोचता है कि, और लेखक सोचता है कि मैंने किताब छपा करके सबको बांट दी तो मैं बड़ा लेखक हो गया। ऐसे लेखक नहीं बनता है। के लिए जो खाद पानी है, जो उसका संघर्ष है, जो उसकी सोच है, जो राग तत्व है, जो विचार है, उन सबके साथ लेकर के जब आप आगे बढ़ते हैं तो सार्थक साहित्य आता है। आजकल सब कुछ एकांगी हो रहा है जी, ये बात तो सच है। और इतना प्रेशर हो गया है, मेरे पास रोजाना 2-4 किताब बंडल आ जाते हैं। आप बताइए मैं कितना पढ़ पाऊंगा? ठीक बात है। तो नहीं पढ़ सकते। तो क्या इस दृष्टिकोण से आप मानते हैं कि जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है वो उचित और भविष्य में मदद करने वाला है, समृद्ध करेगा? देखिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसकी अपनी संभावनाएं होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। दिक्कत तो हम लोगों में होती है कि हम उस पूरे परिदृश्य को नहीं समझ पाते। आज डिजिटल हो जाने से चीजें छपना आसान हो गया, सब तो हम जो भी मिल रहा है वही छपा लेते हैं। हम सोचते हैं हमने महान काम कर लिया। तो जो आपके अंदर सेंसर होना चाहिए कि मैं क्या अच्छा लिख रहा हूं, मैं क्या नहीं लिखूं, क्या काटूं, सब कुछ ऐसा ही नहीं है जो पब्लिकेशन के लिए है। आज लिख रहा हूं तो लोग कंप्यूटर पर बैठ करके चीज टाइप करते हैं और इमीडिएट उसको अखबारों को भेज देंगे, प्रकाशक को भेज देंगे, उसको दोबारा पढ़ते भी नहीं है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, उसको मांजा जाता था, कई कई बार रगड़ा जाता था, तब जाकर के कोई चीज निकल करके आती थी। आत्ममुग्ध लोगों ने ये मान लिया है कि जो शब्द उन्होंने लिख दिया वो ब्रह्म वाक्य है और ठीक चल जाए, उसको संजीव जी छाप देंगे। ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। क्या योजना भविष्य में, क्या किस योजना पर कार्य कर रहे हैं आजकल? मैं एक बहुत आलसी आदमी हूँ, ये आपने खुद मैं भी देख लिया होगा कि 1 साल से आप मेरे पीछे हैं और मैं आप तक नहीं पहुंच पाया हूं। जबकि मुझे मेरे स्वार्थ अगर होते, मेरी अपेक्षाएं होती तो मैं आपके पास बहुत जल्दी चला जाता कि लीजिए संजीव जी मेरी भी किताब छाप दी। नहीं, वो आना जरूरी थोड़ी था, किताबें तो मेरे पास रखी हुई हैं, आपने कहा बताता हूँ। वो ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ज्यादा चीजों को पीछे फेंकता रहता हूँ, लेकिन आज बहुत सारा सामान इतना इकट्ठा हो गया कि उसको देख के घबरा रहा हूँ कि मेरे पास उम्र के बहुत ज्यादा साल नहीं बचे हैं, मैं इनको कैसे क्या करूंगा। लेकिन इधर मैंने काफी मेमोयर्स लिखे हैं अपने, 10-15 एक इस तरह के लिखे हैं, जैसे कि मैं जैनेन्द्र जी के बहुत करीब रहा, मैंने उनको बहुत निकट से जाना, जीवन सन 65 से लेकर के और उनके मृत्यु पर्यंत मैं उनके साथ था। गिरिजा हैं, कैलाश वाजपेयी हैं, धर्मवीर भारती हैं, इन सब लोगों के साथ जो मेरा थोड़ा साथ रहा उसको लेके मैंने संस्मरण लिखे हैं। बहुत सुंदर, हम इंतजार कर रहे हैं आपने कहा जी। और इसके साथ ही साथ मेरे पास उन सब लोगों के साथ के चित्र भी हैं जो मैंने उतारे हैं, कुछ उनके साथ अपने भी हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं उन चित्रों को भी उन के साथ जोड़ूंगा। इसके अलावा मैं अपने कुछ अनुभव भी लिख रहा हूँ जो विदेशों में हिंदी पढ़ाते हुए या विदेश यात्राओं में हुए या दूसरी संस्कृतियों के बीच में रह करके जितना मैंने समझा उनको भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपने 17 साल बाहर बिताए तो वो जो संस्मरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
जी। क्योंकि वो विदेशों में हिंदी की दशा के प्रति जो है ना सही आकलन करने की सामग्री उपलब्ध कराएंगे। जी जी जी, मैं उस जो बात आपने कही इस पे भी आता, लेकिन बात अभी मैं खत्म कर दूं। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जो आज मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है ये क्यों घट गई, कैसे घट गई, उनको लेकर के भी मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। जैसे उसके लिए आपको अभी बताता हूँ, साहित्य अमृत में अभी मेरा एक लेख छपा है ट्रांट। और आप देखिए नियति क्या होती है कि मैं इंडिया की तरफ से आ रहा हूँ और मुझे अमेरिका से एक निमंत्रण है आने के लिए, और मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या करूंगा जाके, इतना पैसा खर्च करके, वो टिकट तो दे नहीं रहे, लोकल हॉस्पिटलिटी दे रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और यूजीसी एक ट्रेवल ग्रांट देती है, तो क्या वो ट्रेवल ग्रांट नहीं ली जा सकती है? और यूजीसी मेरे 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल ठीक बात। क्या कि मुझे तो कोई जानता नहीं है, मुझे ट्रेवल ग्रांट कैसे मिलेगी? तो फिर मैं आइडिया ड्रॉप कर देता हूँ। आईटीओ तक आता हूँ तो फिर मेरा मन कहता है कि अरे कोई बात नहीं, सामने ही तो यूजीसी है, जरा होकर के आ जाओ। फिर मेरा मन कहता है कि नहीं, कोई फायदा नहीं है, फिर मैं आगे चलता हूँ। और बहादुर शाह जफर रोड पर पहुंचते पहुंचते मेरी गाड़ी अपने आप लेफ्ट टर्न लेकर के और यूजीसी की तरफ चली जाती है। क्या बात और है। मैं यूजीसी के दफ्तर में पहुंच के पूछता हूँ भैया ट्रेवल ग्रांट का कोई डिपार्टमेंट है, किससे मिलूं? तो उन्होंने कहा ऊपर एक चरणदास जी बैठते हैं, उनसे मिल लीजिए। मैं उनके पास गया, मैंने परिचय दिया, उन्होंने मुझे एक फॉर्म निकाल के दे दिया कि डॉक्टर साहब ये लीजिए, आपको ट्रेवल ग्रांट का फॉर्म दे रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे क्या करना होगा? कि आप इससे भर के कॉलेज से इसको सत्यापित करा करके मुझे दे जाइएगा। तो फिर वो उसने मुझसे पूछा कि आपकी कॉन्फ्रेंस कब है? मैंने कहा मेरी कॉन्फ्रेंस 10 दिन के बाद है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब फिर तो आप सोच लीजिए, क्योंकि हमारी मीटिंग तो 3 महीने में एक बार होती है। तो मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा भाई ये फॉर्म रखो, फिर तो ये बेकार है, इसका कुछ फायदा नहीं है मेरे लिए। और मैं चलने, तो उसने मुझसे टोक करके पूछा चरणदास ने कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए, क्या आपका पेपर एक्सेप्टेड है? मैंने कहा हाँ मेरा पेपर एक्सेप्टेड है। बोला एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास है? मैंने कहा है। और पेपर की कॉपी भी है? मैंने कहा है। तो क्या कल सुबह 10 बजे आप मुझे अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं? मैंने कल सुबह 10 बजे देने से क्या मतलब? बोला बात यह है कि 3 महीने में जो एक बार मीटिंग होती है वो कल हो रही है। वाह वाह। तो आप सुबह 10 बजे अगर एप्लीकेशन मुझे दे जाएं सब पेपर्स के साथ, कॉलेज से सत्यापित करा, मैं मीटिंग में मैं इसको मीटिंग में रख दूंगा। तो मैंने कहा यार बड़ा मुश्किल काम है, 4 बज रहे हैं, मेरा प्रिंसिपल भी चला गया होगा, भला आदमी घर। मैंने कॉलेज फोन किया, प्रिंसिपल जाने वाले थे। बोले क्या बात है? मैंने कहा जी ऐसा ऐसा है, मुझे वो करना है, सुबह आप दफ्तर में 10 बजे आते हैं, 10 बजे मुझे कागज देने। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं मोहर अपने साथ ले जाता हूँ। घर आ जाओ। साथ मोहर ले गए। मैं तो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहता था, तो मेरा घर और उनका घर जो है बहुत दूर नहीं था। रात को 8 बजे मैं उनके घर गया, सब पेपर्स पे उनसे साइन कराए, 10 बजे मैं एप्लीकेशन देके चला आया। मैंने जो होगा देखा जाएगा। ठीक रात बात। 11 बजे के करीब मुझे एक फोन आता है, यूजीसी से? यूजीसी से नहीं, मेरे एक मित्र थे जो गाजियाबाद रहते थे, प्रोफेसर सारेकवाल। अच्छा। उनका फोन आता है कि रितपण जी आप अमेरिका जा रहे हैं। अरे वाह। तो मैंने कहा कि मैं अमेरिका कैसे जा रहा हूँ भाई, भविष्यवाणी कर रहे हो? कहता हाँ यार तुम्हारी ट्रेवल ग्रांट हो गई है। वेरी गुड। 10 बजे मैंने एप्लीकेशन दी है और 12 घंटे के बाद मुझे ये संदेश मिल रहा है। तो मैंने कहा सारेकवाल साहब क्या आप कमेटी में थे? तो बोला नहीं मैं तो कमेटी में नहीं था। मैंने फिर आप कैसे कह रहे हैं? तो बोले कि उस कमेटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे मिस्टर लाल, वो तुम्हारे नाम से परिचित हैं, क्योंकि जो हमारे एम्बेसडर थे ट्रिनिडाद में प्रोफेसर लक्ष्मणा, उनके वो मित्र थे, शायद भी रहे थे। लक्ष्मणा जी मेरा जिक्र करते रहते थे कि रितपण के साथ ट्रिनिडाद में हमने बहुत काम किया है। तो उन्होंने जब तुम्हारा नाम देखा तो उन्होंने कहा भाई आदमी तो काम का, इसको ट्रेवल ग्रांट दे दो। वेरी गुड। उनके पास तुम्हारा नंबर नहीं है। तो फोन कितने लोगों के पास हुआ करते थे? तो मेरे पास था, यूनिवर्सिटी में फोन था। तो बोले उन्होंने मुझे फोन किया कि यार तुम पे अगर रितपण का नंबर हो तो उसे खबर दे दो कम से कम कि उसकी ट्रेवल ग्रांट ओके हो गई है, तैयारी करें। तो सारेकवाल बोले कि मेरे पास भी तुम्हारा नंबर नहीं था, तो मैंने हैदराबाद फोन किया प्रोफेसर लक्ष्मण। तो उनसे जब मुझे फोन का नंबर मिल गया तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसी में रात के 11 बज गए। तो मैंने कहा प्रभु अब आप बताइए संजीव, इसे आप क्या कहेंगे? ये है ना, प्रारंभ है।
ये तो संयोग है, जैसा संयोग, बनना था वो बन गया, और जो नहीं बनने लायक परिस्थिति में भी बन गया। हाँ वो भी है। हमको जहाँ जब सब कुछ बन रहा था तब वो नहीं बना, और 2 साल हमारी जिंदगी के बर्बाद हो गए। जब हमारा आईसीसीआर से सिलेक्शन हुआ एक प्रोफेसर के रूप में ट्रिनिडाद जाने के लिए सन 80 में, तो जी। कुछ हमको नक्सलाइट बना करके रुकवा दिया, माय गॉडनेस। चिट्ठी लिख करके। और 2 साल तक हम लड़ते रहे कि हम नक्सलाइट नहीं है भैया, तुम भेजो या मत भेजो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो मेरा वो टर्निंग पॉइंट से मेरी कविता लिखनी छूट गई थी। ओ, ये एक दुर्भाग्य उसके साथ जुड़ गया था। एनीवे, ये सब लंबी कहानियां हैं, इनको लिखूंगा। नहीं, हम मिलते रहेंगे सर, ऐसे ही अनुस्वार मंच पर समय समय पर मिलते रहेंगे और नई नई बातें करते रहेंगे। आज का आपसे जानना चाहूंगा वो है कि नवोदित जो लेखक हैं, कवि हैं या उदीयमान रचनाकार हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा आपके देश और विदेश के अनुभवों के आधार पर? देखिए, मैं अपने को कभी भी संदेश देने की स्थिति में नहीं पाता, ना उपदेश देने की। ठीक है, संदेश नहीं, सुझाव दे दीजिए। मैं सुझाव भी देता हूं, मैं तो अपने अनुभव की बात कर सकता हूं, और वो ये कि आज के हमारे नए लोग जो आ रहे हैं, हमारे उत्तराधिकारी हैं, वे लोग, उनको हमारा उत्तराधिकार अगर संभालना है तो उस उत्तराधिकार को समझना होगा। बिल्कुल सही कह, बिना समझ थोड़ी आगे। जैसे कि जब मैं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में था तो मैंने रामायण भी पढ़ी, महाभारत भी पढ़ी, कुशवाहा कांड भी पढ़ा, और सेमी पोर्नोग्राफिक किताबें भी कुछ लोगों के हाथों आ गई थी। ये जो आपके कुशवाहा कांत वगैरह हैं, तब ऐसे ही माने जाते थे। गुलशन नंदा, माँ बाप मंडे पढ़ने से मना करते थे। ये सब पढ़ करके जो सारी चीजें, और प्रेमचंद भी पढ़ा, शरद चंद्र भी पढ़ा, टैगोर भी पढ़ा, चाहे हम पूरी तरह समझे ना हो उनको, लेकिन जो हमारी पूरी विरासत है उसका जब तक अनुभव आप नहीं लेंगे, आप नया सृजन नहीं कर सकते। तो आज की नई पीढ़ी इन चीजों के प्रभाव से डिजिटल एज में रहते हुए वो बस जल्दी जल्दी कुछ चीजें लिख देती है, और सब लोग उसको लाइक कर लेते हैं, हो हल्ला मच जाता है, और उसके बाद सब कुछ फुस हो जाता है। तो सवाल ये है कि जब तक आप अपने को अपने पूरी उस उत्तराधिकार से नहीं जोड़ेंगे तो आप सार्थक नहीं रच सकते। तो मैं तो अपने आने वाले मित्रों से सिर्फ इतना भर कहूंगा कि वो कुछ भी लिखने से पहले, और या जो भी विधा वो चुन रहे हैं, उस विधा पिछले सालों साल जो हुआ है उसको भी करके अपना रास्ता बनाएं, तब वो कुछ नई लीक बना सकेंगे। नहीं तो वो बातें ऐसी होकर रह जाएंगी जो उनके साथ समाप्त हो जाएंगी। आपकी व्यक्तिगत रुचियों में से कौन सी ऐसी चीज, साहित्येतर रुचियां? साहित्येतर रुचियां तो मेरी ये है कि मुझे कोई भी काम हो तो मुझे मतलब मजा आए, मैं उसको करने को तैयार। जैसे मैं जानता हूं कि जब हम दिल्ली आए थे तो जो हमारा मकान था वो एक छोटे से प्लॉट पे बना हुआ घर था, जिसके आगे पीछे कच्चा मैदान था। तो हमारी माँ, जिसने एक शहर में रहते हुए हमारे परिवार में कभी सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन परिस्थितियां ये हुई कि उस आंगन को लीपना भी पड़ता था जी। तो साथ आंगन भी लीपते थे। माँ बीमार होती थी तो हम घर में खाना भी बनाते थे, पोछा भी लगाते थे, तो और सब में मजा आता था। और वो सब अनुभव हमारे बड़े काम आए जिंदगी में। जब मैं जापान गया तो वहां अचानक पता चला, एक दिन हमारे इस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आए कि सर आप हमें खाना बनाना सिखाइए। मैंने क्या तो बोले जी वो जो हमारा एनुअल फंक्शन होता है, वो सांस्कृतिक सप्ताह होता है, उसमें हम जिस देश की भाषा पढ़ते हैं उस देश का भोजन बनाकर बेचते हैं। वाओ। तो वहां जापान में 26 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं मेरी यूनिवर्सिटी में, तो 26 स्टॉल लगते थे। तो उसके अंदर भारत की मसाला चाय होगी, भारत की बियर होगी, रोटी होगी, दाल होगी, समोसा होगा, ये वो बना के बेचते थे। और वो चाहते थे ट्रेनिंग में उनको दूं। तो मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया उसका अच्छा परिणाम ये निकला कि मैं उनको खाना बनाना सिखा सका। सही है। उसी तरह से जब सेकेंड ईयर के छात्र आए तो उन्होंने कहा सर हमें नाटक कराइए। मैंने कहा मैंने तो कभी नाटक नहीं किया, बस थोड़ा बहुत नाटक किया था यूनिवर्सिटी में रहते हुए। तो उनको मैंने नाटक भी कराए, नाटक भी लिखे उनके लिए, तो उसमें भी मजा आया। और घूमने में बहुत मजा आता है, मैं घुमक्कड़ बहुत हूं। मुझे भी ये शक था कि आपके घूमने की अभिरुचि जरूर होगी।
जी जी, मैं बहुत घूमा हूँ, 25-26 देश भी घूमा, और आज भी हिंदुस्तान के सभी प्रमुख जगहों को हम लोग घूम आए हैं। और मैं अकेला ही नहीं घूमता, मेरी कोशिश होती है मेरा परिवार भी साथ रहे या दोस्त रहे। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे अध्यापक कभी हमको पिकनिक पर या कहीं नहीं ले जाते थे। जी। क्या था, वे सब डरते थे कि ये लड़के लड़कियां जाएंगे कुछ बदमाशी करेंगे। तो जब मैंने देखा कि ये लोग तो कहीं ले ही नहीं जाते, हिम्मत ही नहीं करते, तो मैंने प्रण किया था कि जब मैं अध्यापक हो जाऊंगा तो मैं अपने छात्रों को, अगर वो कहेंगे कि घुमाना है तो मैं घुमाऊंगा। तो आप विश्वास कीजिए कि हिंदू कॉलेज में रहते हुए मैंने न जाने कितने टूर बनाए अरे जो मैं वाह। ले जाता था। कभी उनको मैं मांडू ले गया, कभी हम इंदौर गए हैं, तो कभी जबलपुर गए हैं, भेड़ा घाट गए हैं। तो ये सब हम लोग करते थे। और जब मैं जापान में था तो आप देखिए 11 साल तक में जापानी छात्र जो हिंदी पढ़ रहे हैं उनको मैं भारत लेकर के आया 3 हफ्ते के लिए। अरे वाह, क्या बात। और वो लोग आते थे तो जब वो आई सीख रहे थे, तोतली वाणी बोलते थे फर्स्ट ईयर में, हिंदुस्तान से लौट के जब जाते थे तो उनका बोलने का सलीका एकदम बदल बदल जाता था। क्योंकि जब आप तैरना सीखना चाहते हैं तो पानी में जाए बगैर नहीं, तो जितनी भाषा उन्होंने सीखी है, सॉरी सर, जितनी भाषा उन्होंने सीखी उसका प्रयोग कर सकें, तो भारत उनके लिए वो प्रयोगशाला थी। और यहाँ आकर के जब वो भारत की सारी चीजें देखते थे तो उनको ये एहसास होता था कि हम जापान में अपने को बहुत महान समझ लें, लेकिन भारत की परंपरा भी बहुत बड़ी है। तो ये भी एक अनुभव हमारा हुआ। तो इस तरह से रुचियां बहुत विभिन्न हैं, हर तरह के काम करने में आनंद आता है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ वार्ता करके। और जी, विशेष धन्यवाद। करके जो आपके विदेशों के अनुभव हैं वो, और प्रवासी भारतीयों पर जो आपकी सोच है, ये सब बिल्कुल नई चीजें लगी। प्रायः लोग ऐसा बोलने से या ऐसी अभिव्यक्ति करने से बचते हैं, लेकिन आपने बड़े बेबाक तरीके से हर प्रश्न का जवाब दिया। और हम धन्यवाद। चाहेंगे कि भविष्य में और जो आयोजन हो उनमें आपका प्रतिभागिता आपकी बनी रहे। अनुस्वार जरूर जरूर, के समय के हिसाब से जो संभव होगा मैं करूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं बहुत आवारागर्द आदमी हूँ। आप बुलाएंगे मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैं नहीं आऊंगा, हूँ तो आप पहुंच जाऊंगा। तो अनुस्वार मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत